हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर जो पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी आपके क्लेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपका पीछे एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला। तो उसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को आगे की क्लासेस के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इसमें मैथ आएगा, कितना इसमें रीजनिंग आएगा, कितना इसमें जीएस आएगा, और क्या जो पहले क्लेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा जाता था कि कोई भी एक लाइन दे दी आपको और उसमें आपको 4 विकल्प देने थे और बताना था कि कौन सी लाइन आपके क्वेश्चन से सेम टू सेम डिक्टो मैच करती है। तो ये पहले आपके क्लेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, लेकिन अब लेवल चेंज हो चुका है। अब इसमें मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें रीजनिंग भी आता है और कुछ इसमें जीएस के क्वेश्चन आएंगे और कुछ इसमें इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन हर एक विकल्प को एक्सप्लेन करते हुए और हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो 20 क्वेश्चन है हमारे, क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको हिंदी का सेट कराया था, आप वो भी देख लेना, वो भी प्रीवियस ईयर था। अगर आपको और ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी है तो जितने भी विगत वर्षों में, जितने भी पुरानी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, सिर्फ वही जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। देखिए सारे ही मैं इसमें कराने वाला था, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सारे के सारे इसमें नहीं रखे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देते हुए चलूँगा, ना कि ये कि अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर इनमें से कौन सा था। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा देखिए रीजनिंग से है। ये आप देख सकते हो, भली बात ही आपको भी पता होगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमको दिया है। देखिए ईजी लेवल होता है, लेवल क्या होगा इसका, लेवल ईजी होगा। आप क्वेश्चन सोल्व करिए फटाफट से। PQRS 4 मित्र हैं और चारों में दिया गया है कि कौन सा मित्र कौन सा खेल खेलता है, और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि QR और S कौन सा खेल खेलते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए P और Q। अगर हम P और Q की बात करें तो कौन सा खेल खेलते हैं, ये फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया Q और R क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए Q और R क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। P और S की बात करें तो P और S जब साथ में मिल जाते हैं तो वो बेसबॉल और फुटबॉल, कौन कौन सा खेल खेलते हैं, बेसबॉल और फुटबॉल। बात करें हम R और S की, अगर R और S जब साथ में होते हैं तो वो लोग हॉकी खेल लेते हैं या बेसबॉल। कहने का मतलब ये है कि खेल खेलने दोनों आते हैं, खेल कोई सा भी खेल लेते हैं। अब हमको Q, R और S में देखना है। तो देखिए Q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो Q ने फुटबॉल भी खेलेगा, क्रिकेट भी खेलेगा। अब यहाँ पे क्रिकेट कॉमन है तो बचा क्या, हॉकी। तो Q कौन कौन से खेल खेलता है, फुटबॉल, क्रिकेट और उसके साथ साथ हॉकी। अब हमको देखना है R, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है उसी पर फोकस करेंगे। P को हमको नहीं लेना है क्योंकि P से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। R की अगर हम बात करें तो आपको R यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा। R ये रहा और R हमारा यहाँ पर रहा। तो R खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, हॉकी खेलेगा और हॉकी फिर से कॉमन है तो बेसबॉल। तो R ने क्या क्या खेला, R क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है और तीसरा खेल है बेसबॉल। अगर हम बात करें दोस्तों S की, तो S आपको यहाँ देखने को मिलेगा और S आपको दूसरे स्थान पर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम S के खेलों की बात करें तो S बेसबॉल खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा और हॉकी। बेसबॉल दोनों जगह कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी। अब हमको देखना ये है कि इन तीनों में
क्यू आर एस, इन तीनों में ऐसा कौन सा खेल है जो तीनों में कॉमन है? तो देखिए फुटबॉल, क्यू फुटबॉल खेल रहा है लेकिन आर फुटबॉल नहीं खेलता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं ले सकते। हमसे पूछा है क्यू आर और एस कौन सा खेल खेलते हैं, यानी कि तीनों में ऐसी कौन सा कॉमन गेम है जो तीनों लोग खेल सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा हॉकी, क्यू हॉकी भी खेलता है, आर भी हॉकी खेलता है और एस भी हॉकी खेलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम देखते हैं क्रिकेट, तो क्यू क्रिकेट खेलता है और आर, लेकिन एस नहीं खेलता, तो अब ये भी कॉमन नहीं हो सकता। बचा बेसबॉल, आर और एस दोनों बेसबॉल खेलते हैं तो क्यू नहीं खेलता। तो सिर्फ एक ऐसा हमारा ऑप्शन था, एक ऐसा खेल है जो हॉकी है और जो तीनों लोग मिलकर के खेलते हैं। ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा, लेंदी इसलिए क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, देखिए क्लरिकल एप्टीट्यूड सब बच्चों की मेंटलिटी होती है, बहुत आसान है, इसको कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई नहीं पढ़ता। लेकिन पिछली बार ये 18 तारीख का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, आप उठा करके देख भी सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं भी गूगल पे आप सर्च करोगे कहीं भी मिल जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा डाल के दिया था जो टाइम टेकिंग था और आपका दिमाग ख़राब करने वाला। पहले ही क्वेश्चन पे आप अटक जाते, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते, आपका पेपर ख़राब हो जाता, डिप्रेस्ड हो जाते और सोचते कि यार ये क्या बवाल है, क्वेश्चन छोड़ते। लेकिन क्वेश्चन आसान था। तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी अप्रोच अच्छी होगी तो आप टाइम नहीं लगाओगे, टाइम नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन को हमको समझ के चलना है और हर एक पार्ट में तैयारी करनी है अपनी। क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 2, बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे लास्ट में। देखिए आपको मेन चीज़ पकड़नी है कि हमसे पूछा क्या गया है, तो सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा आपको ये बताना है। अक्सर जल्दबाजी में सबसे शुरू वाला आप ऑप्शन लगा देते हो। कौन सा, कि आपसे पूछा होगा कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और आप अपना ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाते हो। तो सबसे पहली अप्रोच आपकी कि आपको अपने ऑप्शन को, अपने क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए इंग्लिश वर्णमाला जो शब्दकोश है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, तो अल्फ़ाबेट में सारे ऑप्शन में आपको एस दे रखा है, एस काट दीजिए, कुछ नहीं देखना। सेकंड प्लेस पर सारे में एच है, सेम वर्ड है, काट दीजिए। थर्ड प्लेस पर ई है तो आपको देखना ही नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और इसी तरह से 4 नंबर तक आपको कोई भी लेटर नहीं देखना है क्योंकि सारे के सारे सेम हैं। अब 5वें नंबर पर आर, एफ, टी और आर। अब देखना यह है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, तो इन सब में सबसे पहले एफ आता है तो पहले वाला हमको नहीं लेना, हमको लास्ट में देखना है। उसके बाद टी आएगा तो हमको ये वाले वर्ड भी नहीं लेने हैं क्योंकि हमको सबसे लास्ट वाला बताना है। वरना हम अगर पहले देखना होता और यहाँ पर भी टी होता तब हमको देखना होता कि एल पहले आएगा, एच या एफ, तब हमको ये देखना था। इसके बाद हमारा आ जाता है आर आएगा, या फिर हमारा देखिए आर वाला बचा और दूसरा भी आर। अब हमको इन आर के बाद देखना है कि एल पहले आता है या आई, तो पहले आई आता है और सबसे बाद में क्या आएगा 5 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हमारा संबंधित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सीरीज हमको दी गई है 5, 20, 50, 65, 95, 115 और 140। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या अप्रोच लगानी होती है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए हमारी प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और क्यूब रूट होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो 5 और 20 अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो 5 और 20 में कितने का डिफरेंस आता है, 15 का। 20 और 50 में कितने का है, 30 का, यानी लगभग इसका दुगना, तो 15 दूनी 30। आगे देखते हैं कि हमारा किस तरह से चला है, तो फिर से यहाँ पर 15 ऐड हुआ है और यहाँ पर हमारा 30। यहाँ पर भी हमको 15 ऐड करना है, तो क्या हमारा करेक्ट है, तो 95 और हम 15 को अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारा 110 ना कि 115। तो ऑप्शन नंबर डी
हमसे पूछा गया था कौन सा संबंधित नहीं है, तो संबंधित हमारा 115 नहीं है, 115 हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया है कि कुछ भाग अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, आपको इनको सार्थक वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए ये आपका कौन सा है, ये है करेक्शन का। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, ये जो PQRS आपसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है, ये वही क्वेश्चन है, पैरा जंबल जिसको आप बोलते हो। तो इंग्लिश से भी देखिए मैंने आपसे बोला था इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो आप इसको कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी BSF हेड कांस्टेबल में आपकी इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल आती है। तो हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते, वो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ हिंदी को चूज़ करके और हिंदी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने के फिर भी मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी ध्यान आपको देना होगा, जैसे थोड़े से एंटोनियम सिनोनियम देख लीजिए, पैराजंबल देख लीजिए, PQRS नॉर्मली देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। तो हमारा दिया है 2 वाइट ब्यूटीफुल बीचेज फॉर स्विमिंग एंड रिलैक्सिंग, मांडवी बीच इज होस्ट विद अमेजिंग सी वाटर। तो हमको अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, तो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग जब भी होगी या तो हमारी नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से होगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मांडवी बीच। तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा मांडवी बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है, और सारे के सारे ऑप्शन में भी 3 दिया है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे 3 तो आपको देखना ही नहीं है, सबसे पहले 3 आपका आ जाएगा, मांडवी बीच इज होस्ट। तो क्या होस्ट करता है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगी, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन कहाँ पर दी है, 2 वाइट, और एक यहाँ पर दिया है फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 के बाद 1। जब आप, मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। मांडवी बीच इज होस्ट, मांडवी बीच क्या होस्ट करता है, फॉर स्विमिंग यानी स्विमिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आपसे इसने पूछा है फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए यानी कि क्या, तो इसके पहले इसको कुछ अपना पार्ट चाहिए होगा जिससे आगे इसका सेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, अब देखिए इज होस्ट विद, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा। तो इसके बाद आएगा 1, मांडवी बीच इज होस्ट 2 वाइट ब्यूटीफुल बीचेज विद अमेजिंग सी वाटर। बीच क्या होगा, बीच पे वाटर होता है, तो विद अमेजिंग सी वाटर, सी वाटर क्या, फॉर स्विमिंग एंड रिलैक्सिंग। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3, 1, 4, और उसके बाद आएगा 2। 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। जो मांडवी बीच है वो क्या होस्ट करता है, वाइट यानी सफ़ेद और सुंदर बीच प्रोवाइड करता है, किस लिए, आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, आराम करने के लिए मांडवी बीच जो है वो होस्ट करता है अमेजिंग सी वाटर यानी कि अद्भुत सी वाटर यानी समुद्री पानी, और हमको क्या देता है, वाइट और सफ़ेद और सुंदर बीच। सफ़ेद से मतलब है सफाई वाला या अच्छा, जो बीच के आसपास क्या होता है, रेत, तो खूबसूरत और अच्छा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। हमको यहाँ पर बताया है कि प्रतिस्थापित कर सकते हैं किसको। तो हमको यहाँ पर देखिए अंडरलाइन छूट गया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर ओन वर्ड अंडरलाइन था, अब हमको बताना ये है कि इसको किससे रिप्लेस करें, क्योंकि ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट है तो सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए इन 4 में से किस प्रेपोजिशन का यूज़ हमको यहाँ पर करना होगा। तो देखिए पीछे हमको पैरा दी, पीछे हमको PQRS वाला दिया, PQRS से क्वेश्चन आपका हो गया, और इस बार आपका प्रेपोजिशन से हो गया, और आगे हो सकता है देखने को आपको मिल जाए तो ट्रांसलेशन से या एंटोनियम सिनोनियम से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इंग्लिश भी आपका एक अहम रोल निभाएगी इसमें। तो यहाँ पर दिया है कप्पू बीच, पहले कौन सा था, मांडवी बीच, इस बार है कप्पू बीच। कप्पू बीच इज़ इन कर्नाटका, तो कहाँ पर है, कर्नाटका में है, नियर उडुपी, किसके पास, उडुपी के एंड, इज़ वेरी पॉपुलर, और क्या है, बहुत पॉपुलर है, विद द स्टूडेंट
किसके? स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के साथ, और कहाँ के स्टूडेंट? मणिपाल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ। स्टूडेंट्स ऑफ मणिपाल, ना कि स्टूडेंट्स ऑन मणिपाल। तो यहाँ पर आप इसको ऑफ प्रीपोजिशन से रिप्लेस करेंगे। कपू बीच इज़ इन कर्नाटका नियर उडुपी एंड इज़ वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट ऑफ मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 12, 14, 28, 30 और 60। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। फिर से आपको सीरीज दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि हम क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास ले रहे हैं या फिर रीजनिंग वाली या मिसलेनियस वाली। तो सारा का सारा मिक्सअप है। 6, 12, 14, 28, 30 और 60। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? 6 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 6 का 2 गुना, 6 दूनी 12, उसके बाद +2 कर दिया, फिर से मल्टीप्लाई 2 और +2, फिर से मल्टीप्लाई 2, तो इस बार आएगा आपका +2, तो +2 यानी कि 62। लेवल आप लोग देख सकते हो। हालांकि क्लरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग मिसलेनियस क्वेश्चन है, लेकिन लेवल यहाँ पर देखिए कितना आसान है, साफ साफ। पहले जो सीरीज़ दी थी सिर्फ उसमें प्लस करना था, इस बार जो सीरीज़ दी है मल्टीप्लाई 2 और +2 करना है। आप आसानी से समझ जाओगे कि हमको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस बार आपको दिया गया है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो फिर भी आपको सत्य ही मानना है। निष्कर्ष और कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, जो भी अनुसरण करेगा उसका आपको बताना है। बहुत आसान है। जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले कि कुछ चीते भैंस, कुछ हिरन घोड़ी, सभी घोड़ी, इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। मैंने इनकी एक क्लास भी ले रखी थी और इसके एंड वीडियो में भी लगा दूंगा कथन और निष्कर्ष की। अगर आपको नहीं आते हैं, कोई भी दिक्कत है, एक बार बस आप एक बार उस क्लास को कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट में बता दीजिए, जो भी आपका डाउट। मैं दावा करता हूँ कि कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको रिसोल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन है कुछ चीते भैंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पर हमने चीते बना लिए और इसका थोड़ा सा पार्ट किस में जाएगा? भैंस में। कुछ चीते क्या है? भैंस। और कुछ हिरन घोड़ी है। अब देखिए, हिरन का और चीते का, भैंस का या घोड़ी का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। कुछ हिरन क्या है? घोड़ी है। और सभी की सभी घोड़ी क्या है? फ़ोन। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, सभी की सभी घोड़ी क्या है? फ़ोन। अब दोनों के दोनों जो हमने आकृतियाँ बनाई हैं, दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं, किसी का आपस में कोई संबंध नहीं। तो अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे तो इनमें कोई रिलेशन हम बना भी नहीं सकते। क्या कुछ हिरन भैंस हैं? तो हिरन यहाँ पर हैं, भैंस यहाँ पर है, तो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। कुछ फ़ोन हिरन है, तो देखिए जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाली अप्रोच लगती है, जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाली। तो ये अंदर और बाहर वाला जो भी मैटर है, अगर आप क्लास करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 3, कुछ चीते घोड़ी हैं। तो देखिए चीते यहाँ पर रहे और घोड़ी यहाँ पर। कलर चेंज कर देता हूँ, घोड़ी यहाँ पर है और चीते यहाँ पर, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कथन और निष्कर्ष का। यहाँ पर आपको देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तय करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में जो मैंने ये आपको पढ़ के बताया था, जो भी डेफिनेशन दी हुई होती है क्वेश्चन की, दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर आपसे बोला है साफ साफ कि जानकारी सत्य है दिए कथनों में, अगर सामान्यतः तथ्यों से भिन्न है तो भी आपको सत्य माननी है। वहाँ पर आपको बाध्य कर दिया गया है कि आपको अपना माइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सब कुछ सही ही मानना है भले ही गलत हो। लेकिन यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए। यहाँ आपसे खुद बोल रहा है कि आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए और तय कीजिए, आप
खुद डिसीजन लीजिए कि क्या हमारी कौन सी बात इनमें से सही होगी। तो सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं। बच्चे के लिए माता पिता का उन पर ध्यान देना सबसे कीमती चीज़ होती है। तो बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? उनके माता पिता का उन पर ध्यान देना। दूसरा, इसीलिए बच्चे के समुचित विकास के लिए उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो बच्चे का समुचित यानी कि जो भी उसका विकास होना है, तो उसके विकास में भावनाएं, जो भी आपके भावनाएं हैं, जो भी आपके देखिए जो बिहेवियर आपका होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके बच्चे के ग्रोथ में। जो आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसके साथ आप कैसा बिहेव रखते हैं, उसको किस तरह के माहौल में ढालते हैं, किस तरह का माहौल उसको मिलता है, तो जैसे माहौल में वो रहेगा, जैसे भावनाएं उसके सामने आएंगी, उसके अंदर भी वैसे ही भावनाएं जागृत होंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भावनाओं की भावनात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे? भावनात्मक उपेक्षा के कारण बच्चों में स्वलीनता हो सकती है। स्वलीनता का क्या मतलब है? स्वलीनता का मतलब है जो बच्चे के विकास के दौरान विकार होते हैं। तो भावनात्मक उपेक्षा के कारण बच्चों में स्वलीनता हो सकती है, यानी कि विकास में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। देखभालकर्ताओं से बच्चों की भावनात्मक उपेक्षा उनके समुचित विकास में बाधा बन सकती है। और हमसे यहाँ पर साफ साफ बोला है भावनात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो इन दोनों में देखिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा ये भी सही है, लेकिन ये वीक है इसके अपेक्षा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोंग है एक के बदले। तो देखिए, बच्चों में स्वलीनता हो सकती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समुचित विकास में बाधा जरूर बन सकती है। तो केवल और केवल निष्कर्ष हमारा 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करना है जो इसके स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपका ये 30 नहीं है, ये है 3O। तो 3O 5M R8 के 13, ये आपका आई थिंक L था, ठीक है, सॉरी I, L नहीं है, ये होगा आपका I का बन गया है 1। तो हम इसको लिख लेते हैं 13I, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, आई के बाद अगर हम के पे जाते हैं तो हमने एक लेटर छोड़ दिया जे। अगर इसको कोडिंग से करते हैं तो +2 करके कर लीजिए। के बाद हमने एल को छोड़ा और एम पर चले गए, और एम के बाद हमने एन को छोड़ा और ए पर चले गए। तो इसी तरह से हम जी और जे के बीच में एक लेटर छोड़ेंगे आई और जी के बीच में एक लेटर छूटेगा हमारा, कौन सा छूटेगा? एच छूटेगा। और एक एक लेटर छोड़ के हम चल रहे हैं, तो ऑप्शन 1 गया, बाकी के बचते हैं 3 ऑप्शन। अब देखिए, 3 से 5 पर अगर जाओगे तो +2 हो जाएगा, 5 से 8 पर जाओगे +3, 8 से 13 पर जाओगे +5। तो 2, 3, 5, तो इस बार क्या ऐड होना है? +7। तो 13 और 7 हो जाएंगे हमारे 20। तो हमारा आंसर बन जाएगा 20 जी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गलत बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फिर से आपके इंग्लिश से क्वेश्चन है, और आई थिंक ये आपका नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। और आपको बताना है कि इनमें से किसकी बर्तनी गलत है। सबसे पहले आपको दिया है कॉन्शियस, फिर दिया है कंटेंशन, और फिर दिया है कंसेंसियस, और उसके बाद कंसाइंस। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, कौन सा वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, कौन सा करेक्ट स्पेल्ड है, कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा कॉन्शियस क्या होता है? आपने देखा होगा कॉन्शियस माइंड से, आपने मूवीज़ में भी सुना होगा। तो कॉन्शियस माइंड यानी कि सजग या सचेत, आप इसको लिख सकते हो सजग या सचेत, सतर्क भी आप इसको बोल सकते हो। बात करें अगर हम कंटेंशन की, तो कंटेंशन क्या होता है? कंटेंशन होता है विवाद। देखिए, इरादा वो इंटेंशन होता है, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि कोई गलत अगर अर्थ आ रहा है तो वो इंटेंशन होता है। अगर आपके माइंड में वर्ड आता है इंटेंशन, तो वो होते हैं इरादे, कि उसके इरादा क्या है।
ये है कंटेंशन, ये कंटेंशन होता है विवाद। कंटेंट से आपका बना है कंटेंशन। कंटेंट वर्ड अलग है और कंटेंट का अर्थ भी अलग है, लेकिन कंटेंट को आगे बढ़ा के जब कंटेंशन किया गया तो इसमें देखिए इसका अर्थ में पूरा परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। वर्ड अगर हम बात करें तो क्या होता है, पहले फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कॉन्साइंस। तो कॉन्साइंस क्या होता है, कॉन्साइंस होता है अंतरात्मा की आवाज़। क्या होता है, आपके अंतरात्मा की आवाज़, आपके अंदर की आवाज़। अगर आप कोई गलत करते तो आपको अंदर से आवाज़, अंदर से फील होता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, ये अच्छा कर रहा हूँ, तो वो होती है आपकी अंतरात्मा की आवाज़। एक वर्ड होता है कॉन्सेंसस, ये भी बता दूं क्योंकि कॉन्शियस और कंटेंशन के बीच कॉन्सेंसस भी आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्सेंसस। ठीक है, हम सारी की सारी अपनी क्लासेस ऐसे ही लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमारी बन सकती हैं वो बना के चलें, उसको क्लियर करते चलें, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। कॉन्सेस, अगर आप लोगों ने ये वर्ड देख लिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गलत होता है तो फिर सही वाला कौन सा है। मिलते जुलते कितने शब्द हैं, जैसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं हिंदी में, तो उस तरह से। तो कंसेंसस की अगर हम बात करें तो ये होती है सर्वसम्मति। कंसेंसस क्या हो जाएगा, सर्वसम्मति, यानी कि सबकी सहमति। और अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पे चलें तो ये कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह होता है कॉन्साइंसियस, CONSCIENTIOUS। स्पेलिंग बहुत लंबी लंबी है, लगभग सेम सेम है। और कॉन्साइंसियस होता है हमारा ईमानदार। ईमानदार, या आप इसको कर्तव्यनिष्ठ भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा हमारा कर्तव्यनिष्ठ। यहाँ पर मैंने आपको पाँच वर्ड बताए हैं। अब आपके 5 में से कोई सा भी वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको करके ही आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे वर्ड का आपको मतलब भी पता है किस शब्द का क्या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड होता है विस्फोट होना। स्टूडेंट्स रेन हेल्टर स्केल्टर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है रेखांकित शब्द, तो रेखांकित, पहले हम इसको रेखांकित तो कर दें। रेखांकित शब्द है आपका हेल्टर स्केल्टर। अब देखिए बताना है आपको कि इसमें हेल्टर स्केल्टर का कौन सा अर्थ होगा। तो देखिए, इन ग्रेट फियर, यानी कि अत्यंत भय के साथ, जैसे ही बॉम्ब फटा, जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वो दौड़ गए हेल्टर स्केल्टर, भय के साथ दौड़े। इन हरी जल्दबाजी में, आश्चर्यचकित होकर के, इन एस्टोनिशमेंट, या अव्यवस्थित रूप से, डिसऑर्डरली हैस्ट। तो देखिए हेल्टर स्केल्टर का मतलब ही होता है तीतर बीतर होना। क्या होता है, तीतर बीतर होना, बिखर जाना, इधर उधर हो जाना चीज़ों का। तो क्या होता है, अव्यवस्थित। आप इसको लिख सकते हो तीतर बीतर हो जाना, या अव्यवस्थित होना, बिखर जाना, कोई भी आप इसका लिख सकते हो। तो हमको इसका सुइटेबल अर्थ देना है, ना कि मिलता जुलता। तो देखिए हमको वाक्य से, सेंटेंस से मतलब नहीं है कि क्या सेंस निकल रहा है, हमसे बोला है कि जो आपका अंडरलाइन वर्ड है उसका दूसरा अर्थ क्या होगा, उसका सिनोनियम, एज ए सिनोनियम इसको लेकर के चलना है। तो हेल्टर स्केल्टर होता है तीतर बीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बताना है कि शब्दों का सही व्यवस्था को उस क्रम में दर्शाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश डिक्शनरी, शब्दकोश के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि पहला वर्ड सभी में एफ है, काट दीजिए। दूसरा वर्ड ई है, काट दीजिए। तीसरा वर्ड ए है, इसको भी काट दीजिए। यहाँ से हमारे वर्ड अलग अलग होने स्टार्ट हो गए। देखिए आर एस टी, सबसे पहले आता है आर, तो हमको दूसरा वर्ड, हमको तीसरा, फोर्थ नंबर का और 6th नंबर का। अब ये लेकर के चलना है। तो तीनों के आर हमने यहाँ पर उड़ा दिए। इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद एस आएगा, एल या एफ। तो सबसे पहले आता है एफ, एफ के बाद एल आएगा और उसके बाद एस। तो हमारा 2, 4 और 6, क्या इतने से हमारी बात बन रही है। तो देखिए सिर्फ 3 ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 3 को छोड़ करके सभी में 2, 4, 6 दिया है। तो आपको आगे भी देखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है, एस आता है या टी। तो सबसे पहले एस आता है, तो 4 के बाद 6 के बाद 3 आ गया।
अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 2 ऑप्शन में हमारा कौन सा वर्ड पहले आएगा। देखिए 6 नंबर गया, 4 नंबर गया, और हमारा 3 नंबर भी गया, और हमारा 2 नंबर भी गया। अब देखना ये है कि दोनों में टी है, तो टी को हटा करके यू पहले आएगा या एच पहले आएगा। तो हमारा पहले कौन सा वर्ड आता है, एच। एच पहले आएगा तो 3 के बाद 1, तो 2 4 6 3 1 5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे लास्ट में 5। तो हमको सारे के सारे करके देखने पड़े। ऑप्शन से भी अगर थोड़ा सा भी हमको हिंट मिलता तो हम ऑप्शन से भी जा सकते थे, वरना हमको पूरा करके देख लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन करना आता ही है तो फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 4 शब्दों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक वर्ड को एक ही बार लेना है, उसको रिपीट नहीं करना है, और बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आता है हमारा सेनेट, SENNET। तो SENNET ये तो हमारा बन सकता है, बताना है कौन सा नहीं बन सकता। TENSES, अब यहाँ पर हमारा वर्ड जो दिया गया है सेंटेंस में एक बार एस आता है सिर्फ, और यहाँ पर 2 बार एस दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमको देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हमारा समय बहुत कीमती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है अव्यवस्थित क्रम में दिया है, डिसऑर्डर में है, इसको आपको करेक्टली ऑर्डर करना है, करेक्ट ऑर्डर में इसको डालना है। तो फिर से वही ये आपका, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन की सहायता लेते हैं। अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, 1 2 3 4, आपको करके ही देखना पड़ेगा। तो लैंड एरिया इज थ्रेटन्ड, लैंड एरिया इज के बाद थ्रेटन्ड दिया है, थर्ड फॉर्म दी है, तो आप समझ सकते हो कि हमारा सेंटेंस क्या चलेगा, पैसिव में चल रहा है। लैंड एरिया जो है वो थ्रेटन्ड, यानी कि जो भूमि क्षेत्र है वो थ्रेटन्ड, घबराया हुआ था। किस चीज़ से घबराया हुआ है, तो इसके पहले कुछ आएगा तो एक नहीं हो सकता। सिस्मिक, ये है सिस्मिक रिस्क, सिस्मिक रिस्क नहीं आएगा। बाई, यानी कि शुरू में ही बाई दिया है, मैंने आपको बोला पैसिव है, तो ये बाई आपको पता है कहाँ आता है, तो बाई से नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 से। तो जैसे ही हमको पता चला कि 4 विकल्प सबसे पहले आएगा, आप अपना क्वेश्चन सीधे सीधे कर लोगे। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसको 4 से एक बार हम इसके अर्थ निकाल करके देख लेते हैं कि क्या हमारा 4 से स्टार्ट होगा। तो ओवर 59% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया, इंडिया का लैंड एरिया इज थ्रेटन्ड बाय मॉडरेट टू सीवर सिस्मिक रिस्क। 59% से भी ज़्यादा इंडिया का भूमि क्षेत्र घबराया हुआ है। किस से घबराया हुआ है, मध्यम से अधिकतम, यानी कि मीडियम से हाईएस्ट, लो टू हाई, कम से ज़्यादा तक। क्या, सिस्मिक रिस्क, किससे, जो आपका भूकंपीय खतरा है। तो निम्न से उच्च स्तर तक आपका 59% से ज़्यादा घबराया हुआ है, किससे, सिस्मिक रिस्क से। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सेंस करेक्ट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, स्कैन को 8 लिखा है, पेस्ट को 10 लिखा है, तो पिन को कैसे लिखेंगे। स्कैन में 4 वर्ड हैं, उसका 2 गुना 8, पेस्ट में 5 वर्ड हैं, उसका 2 गुना 10, पिन में 3 वर्ड हैं, तो उसका 2 गुना 6। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बताना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 8 4 5 66 2 20 4 28, तो फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद मेरा देखिए। आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ। आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, उससे ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो वेस्ट है। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और उसमें अगर हम ये 2 ऐड कर देते हैं लास्ट वाला, तो मिडल हमारा बढ़ जाता है, बीच वाली संख्या 66। सेम चीज़ 4 चौक 16 और 4 20, 5 पंजे 25 में कितना जोड़ेगी, 8 आ जाए तो प्लस के 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिंजल को हमने लिखा है इस रूप से, तो ट्रेंसेस को किस रूप में लिखा जाएगा।
तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ड उतार लेना है और उसको जो कूटबद्ध किया गया है उसको उसके नीचे लिख लेना है। तो हमने लिख लिया BRINLJA। तो B कहाँ पर दिया है, तो B हमारा दिया है यहाँ पर। R को क्या किया है, R को ये, तो जो शुरू के दो वर्ड हैं उनको आपस में क्रॉस कर दिया गया है और उसके बाद के दो वर्ड एज इट इज लिखे गए हैं। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो J एक शब्द आगे और A उसके आगे, और अगर हम L की पोजीशन देखें तो यहाँ थर्ड प्लेस पर। तो सेम यही हमको ऑर्डर रिवाइज करना है, किसमें, ट्रेंसेज में, TRANCES। तो शुरू के दो वर्ड इंटरेक्शन हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद के दो वर्ड एज इट इज लिखे जाएंगे। C को हमको ले जाना है एक वर्ड आगे और E को एक वर्ड आगे और S को दो प्लेस के इधर। तो RTANSCE ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप इसमें बिना लिखे अगर दिमाग लगाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम गवा दोगे और क्वेश्चन को कोई भी किसी भी प्रकार से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना लिखे। लिखना ही आपको पड़ेगा और अब ऐसे आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना सारे दोस्तों के पास। आगे आपके जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बताना, सभी का रिप्लाई मिलेगा। जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना जो अच्छे से नहीं आता है वो आपको मिल जाएगा। गलत वर्तनी वाले शब्द की सही वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। गलत वर्तनी वाले शब्द का सही वर्तनी वाले विकल्प से चयन करना है। तो द किंग ऑर्डर्ड, यहाँ तक बिल्कुल सही है। दैट द इंसोलेंट कारपेंटर शुड बी पुट इनटू प्रिजन। देखिए किंग की स्पेलिंग सही है, ऑर्डर्ड सही है, दैट सही है, द सही है, लेकिन इंसोलेंट की स्पेलिंग हमारी यहाँ पर बिल्कुल गलत दी गई है। इंसोलेंट की स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 1 में जो दी है। कारपेंटर सही है और शुड बी पुट इनटू प्रिजन सभी सही हैं। अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, प्रिजन और कारपेंटर ऑप्शन ही तीनों गलत दे रखे हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही स्पेलिंग हमारी यहाँ पर दी गई है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको सब पता होना चाहिए या फिर आपको भाषाओं के अध्ययन का पता होना चाहिए, इंग्लिश में भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये है वन वर्ड, ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड में मिलेंगे, हालांकि वर्ड विद मीनिंग में भी मिल जाएंगे और आपको पता भी होता है सोशियोलॉजी क्या होती है, आपकी बायोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता है। जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाएगा, पादप विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाएगा, बॉटनी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम फिलोलॉजी की बात करें तो फिलोलॉजी होता है भाषाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगर हम सेफोलॉजी की बात करें तो ये होता है आपका चुनाव विश्लेषण, इसमें चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा। अगर हम लास्ट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो थियोलॉजी, थियोलॉजी में क्या होता है, तो थियोलॉजी होता है आपका धर्मशास्त्र। क्या होता है दोस्तों, थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र। फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन, सेफोलॉजी चुनाव विश्लेषण और थियोलॉजी धर्मशास्त्र, धर्म का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो डॉक्टर जिस तरह से अस्पताल से संबंधित है उसी तरह कलाकार इंडस्ट्री से संबंधित होगा, थिएटर से, फिल्म से या अभिनेता से। देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडस्ट्री, थिएटर 1 2 3 4 आपको कमेंट में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 1 2 3 या 4, या आप इसको ABCD में भी लिख सकते हो। तो बताना है आपको कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे, आपके 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर देना। 20 के 20 क्वेश्चन, अगर आपको मेहनत भी थोड़ी भी पसंद आ रही हो कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, या कोई भी आपका सजेशन हो तो क्लास के लास्ट में दे सकते हो। अभी देखिए
पीछे मैंने चैनल बंद कर दिया था बिजी होने के कारण, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था, तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हुई थी। अब फिर से कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप भी चैनल पे रेगुलर आइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अपना परिवार है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी। आप CRPF वगैरह की वीडियो पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से मैंने तैयारी कराई थी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं बच्चों के, कमेंट भी पढ़ सकते हो, और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस भी थी उनको उनके एग्ज़ाम में। CRPF, BSF, CISF उस टाइम पे तीनों के एग्ज़ाम चल रहे थे, सबके लिए मैंने पढ़ाया। आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मैं तैयार कर रहा हूँ आपके सारे के सारे, जितने भी आपके 5 सेट थे कंप्यूटर पीछे जो हुए थे, सारे कंप्यूटर क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको मैं करा दूँ, क्योंकि ज़्यादा उसमें डिस्कशन होगा नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर ही करानी है। जो भी आपको डिस्कशन करने वाले ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा, समझा दूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने आपको बताया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।